मध्यलोक में अकृत्रिम 458 धाम, जिनवर जहाँ विराजते तिन सबको है प्रणाम। पंचमेरु वक्षार गिरि के 80 गज दंतों के 20 कुलाचल 30 कहे हैं। 170 विजयार्ध कुरु की 10 संख्या है। ईश्वाकार मानुषोत्तर के 4 हैं। नंदीश्वर के 52 जिन ग्रह महामनोहर। कुंडल रुचक गिरि के 4 सब में शतक 8 प्रतिमाएं सदा सुशोभित। भाव वंदना करके हम सब होते हर्षित। एक वर्ग राजू तथा ऊंचाई लखे, तिर्यक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। तिर्यक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। तिर्यक चर्चा कहें, मध्यलोक चर्चा कहें, ये अपनी चर्चा चल रही है। आज अपन चर्चा करेंगे जम्बूद्वीप के ऊपर। इसमें भी आज जम्बूद्वीप का सामान्य परिचय जानने का प्रयास करेंगे। फिर विशेष रूप से इसकी क्रम से चर्चा, इसके जो बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक एक करके अपन आगे जानेंगे। आज सामान्य परिचय कि जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, उसका एरिया, क्षेत्र, उसकी जो बना हुआ है तो उसकी सब तरफ से बनी हुई दीवारें कितनी हैं, कितनी ऊंची हैं, उसका क्षेत्रफल कितना है। फिर उस पर वो दीवारों के ऊपर भी क्या क्या है, बाउंड्री के ऊपर, ये सारी चर्चाएं आज बेसिक रूप से अपन करेंगे। फिर उसके अंदर एंट्री करेंगे आगे की कक्षाओं में। शुरू करते हैं जम्बूद्वीप का सामान्य परिचय। कक्षा 6 जम्बूद्वीप का सामान्य परिचय। देखें आगे। मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों में यह जम्बूद्वीप सभी के बीचों बीच स्थित प्रथम द्वीप है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उन सब के बीचों बीच सबसे सेंटर में पहला द्वीप जिसका नाम है जम्बूद्वीप, ये जम्बूद्वीप स्थित है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि इसका नाम जम्बूद्वीप कैसे पड़ा। होने को तो प्रश्न नहीं भी उठना चाहिए, क्योंकि तो अनादि से नाम ऐसे ही है और ऐसे ही है सो ऐसे हैं। अब इसमें इसका नाम क्यों हुआ, इस तरह का कोई प्रश्न ही नहीं है। नहीं तो हर चीज़ में नाम प्रश्न उठेगा कि इसका नाम यही क्यों। कोई कहे नहीं नहीं ये तो बताना ही पड़ेगा, इसका नाम यही क्यों, और कुछ रखते तो फिर बात थोड़ी सी रिमाइंड करो, फिर वहाँ पे पहुँच जाती। आप लोगों को ध्यान हो, पिछले 1-2 साल पहले लिया था ना कर्म सिद्धांत, तो ध्यान हो किसी को, उस समय प्रश्न उठाया था कि इसका नाम कर्म ही क्यों है। ध्यान है शुभम? थोड़ा बहुत 2 साल हो गए लगभग। कर्म जो है शब्द, उसका नाम कर्म ही क्यों है। किसी ने ऐसा कहा, देख उत्तर दिया कर्म है सो कर्म। नहीं बताओ, बताना पड़ेगा इसका नाम कर्म ही क्यों रखा। तो फिर उसमें प्रश्न पूछे थे कुछ, किसी को ध्यान हो तो, नहीं तो अभी पूछ लेता हूँ। जो म्याऊं म्याऊं करती है उसका नाम क्या है? संभव वो कह रहा क्या? जो म्याऊं म्याऊं करती है उसका नाम क्या है? अर्पित क्या खा रहा है? निकालो मुंह से बाहर। कह रहा कुछ भी नहीं। क्या नाम उसका? अच्छा, उसका नाम बिल्ली क्यों है? अच्छा, म्याऊं म्याऊं करती इसलिए बिल्ली। वाह,
अच्छा, अमित। जो भौं भौं करता है उसका नाम क्या है? अच्छा, कुत्ता नाम क्या है उसका? अच्छा, भौं भौं करता है इसलिए कुत्ता। जो दहाड़ता है उसका नाम? जो चिंघाड़ता है उसका नाम? इनका नाम हाथी ही क्यों है, शेर ही क्यों है, कुत्ता क्यों है, बिल्ली क्यों है? जो गोल गोल होता है, हरा हरा भी होता है, कोई पीला पीला भी होता है, खट्टा खट्टा लगता है, उसका नाम क्या है अभिषेक? नींबू। उसका नाम नींबू ही क्यों है? चलो और तो सब छोड़ो, अतिशय वरिष्ठ, तुम्हारा नाम अतिशय क्यों है? अब ऐसे प्रश्न, इसका जवाब तो कोई नहीं देता। नहीं नहीं, वो तो है सो है। अरे है सो है तो कर्म का नाम भी कर्म है सो है, इसका नाम जम्बूद्वीप है सो है। अब इसमें क्यों प्रश्न खड़ा करते हो कि इसका नाम जम्बूद्वीप ही क्यों है? माने जब इनमें प्रश्न खड़ा नहीं करते, गुड़ अनादिकाल से गुड़ खाया अपन शुरू से, अपन उसको गुड़ ही कहते हैं, शक्कर को शक्कर ही कहते हैं, आलू को आलू को कहते हैं, प्याज को प्याज कहते हैं, लौकी लौकी, गिलकी गिलकी, टमाटर टमाटर। इसमें किसी ने प्रश्न नहीं उठाया इसका नाम गिलकी ही क्यों है, अथवा तुरई के हैं जो भी, इसका नाम खीरा क्यों है, इसका नाम ककड़ी क्यों है, इसका नाम आम क्यों है, इसका नाम संतरा क्यों है, इसका नाम मौसमी क्यों है? किसी ने प्रश्न उठाया? किसी नहीं। बस जो हमें मिल गया सो हमने स्वीकार कर लिया। तो फिर इसमें प्रश्न क्यों उठाते हो कि इसका नाम जम्बूद्वीप क्यों है? नहीं उठा सकते, गलत बात। इसलिए इसका नाम जो है सो है, प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है। अनादिकाल से यही नाम है और अनंत काल तक यही नाम रहने वाला है। मूल तो ये है। फिर भी यदि कोई निमित्त बताना हो तो कुछ निमित्त भी है क्या इसमें? तो बताया है, निमित्त है इसका। क्या है देखते हैं। जम्बूद्वीप नाम कैसे? इसका नाम जम्बूद्वीप जो नाम हुआ, इसका नाम जम्बूद्वीप कैसे? कई बार ऐसा नहीं होता कि कई गलियों के नाम पड़ जाते हैं, कई मोहल्लों के नाम पड़ जाते हैं, कहीं कहीं के नाम पड़ जाते हैं। एक बार बताया था ऐसे कई गांव के नाम पड़ जाते हैं। इसका नाम कुपड़ा, कोई घटना घटी होगी, तलवाड़ा, सागवाड़ा, बांसवाड़ा, बाड़ा बाड़ा, चंदू का गढ़ा, चिड़िया वासा, कोई चिड़िया विड़िया ज़्यादा रहती होंगी, उनका वास होगा तो चिड़िया वास, ऐसे नाम पड़ जाते हैं। हाँ, पिछली बार चर्चा की थी खूनी चौराहा, वो जयपुर में है ना, उधर स्मारक के पास में, तो उसका नाम खूनी चौराहा। तो ये नाम कैसे पड़ गए? तो कोई किसी घटना से भी पड़ जाते हैं। सागर में एक वो जो है ना अपना सर्किल, एक पन्नालाल साहित्याचारी मार्ग, ध्यान है किसी को? नहीं पता? अब नहीं ध्यान दिया होगा किसी ने जो उस तरफ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम पड़ जाते, किसी के नाम पे, कोई गली का नाम, मोहल्ले का नाम, किसी मकान का नाम, बहुत जगह के ऐसे ही हैं। कोई वहाँ का व्यक्ति प्रसिद्ध था तो उसके कारण से वो जगह ही वो प्रसिद्ध हो जाती है, ऐसे ही है। देखा जाए तो महाराष्ट्र में वो क्या कुंभोज बाहुबली, तो कुंभोज है, वो तो बाहुबली भगवान है, इसलिए क्या हो गया बाहुबली, और बाहुबली भगवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया वो। ऐसे ही बहुत जगह अपन ऐसे यदि ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा कि सब जगह कोई ना कोई रीजन कोई ना कोई बताया गया है। तो यहाँ पर भी अपन एक रीजन जान लेते हैं। क्या जानते हैं कि इसका नाम जम्बूद्वीप कैसे पड़ा? इसमें एक वृक्ष है जिसका नाम है जम्बू वृक्ष। क्या नाम है? बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और वह अकेला नहीं है, उसका नाम तो जो नाम है ही, और ऐसे जम्बू वृक्ष है, उसका जो जम्बू वृक्ष का जो परिवार है वह भी लाखों की संख्या में है। इतने सारे जम्बू वृक्ष हैं, तो उनके कारण से इस द्वीप का नाम पड़ गया जम्बू द्वीप। क्या बोले? हाँ, बस सही बात है। अब इनका कहना फिर वो जम्बू वृक्ष के कारण जम्बूद्वीप नाम पड़ा, तो जम्बू वृक्ष का नाम कैसे पड़ गया?
ऐसा ही प्रश्न उठ सकता है। तो देखो प्रश्न तो इस तरह के होते जाएंगे, इसलिए तो सीधा पहले ही कह दिया जैसा नाम जो है सो वो तो है, बस। प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं तो अपने नामों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि तुम्हारा नाम प्रथमेश है तो प्रथमेश ही क्यों। तुम कहोगे आई डोंट नो, अथवा माता पिता ने रख दिया, यदि कोई आंसर दे नहीं वो तो हमारे मम्मी पापा ने रख दिया इसलिए मेरा नाम है, तो मम्मी पापा ने यही नाम क्यों रखा, और भी तो रख सकते थे, द्वितीय से रख देते, तृतीय से रख देते, प्रथमेश ही क्यों रखा कि हर जगह प्रथम आते हो क्या। मान लो तुम्हारा क्लास में नंबर 5 आता है तो पंचमेश रखना चाहिए था, माने ऐसा कुछ भी। इसलिए ये तो प्रश्न है, वो तो फिर मान लो उसका समाधान हो तो एक और बता दिया उन्होंने कि फिर जम्बू वृक्ष नाम कैसे पड़ा। इसलिए इसका मूल समाधान तो ये अनादि से है, अनंत काल तक ऐसे रहेंगे। फिर भी एक किसी कारण से नाम बता दिया जाता है तो यहाँ पर वो नाम बताया है। देखें, अति विशाल जम्बू वृक्ष का असाधारण आधार होने से यह द्वीप जम्बू द्वीप कहलाता है। कौन सा? ये जम्बू वृक्ष का असाधारण आधार है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप आधार है किसका? जम्बू वृक्ष का असाधारण आधार है। असाधारण आधार का मतलब ये जम्बू वृक्ष जम्बू द्वीप में ही पाया जाता है, आगे के द्वीप समुद्रों में नहीं। न धात्की खंड द्वीप में, न पुष्करवर द्वीप में, न आगे के घृतवर इक्षुवर द्वीप, इन किसी में जम्बू वृक्ष नहीं है। एक इसमें है, जम्बू द्वीप में है जम्बू वृक्ष, इसीलिए वह बहुत विशाल है, प्रसिद्ध है, इसलिए उसके नाम से इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ गया, ऐसा कह सकते हैं, कहना हो तो। शास्त्रों में भी ऐसे ही कह दिया, राजवार्तिक का है कथन, और अथवा ऐसा भी कहा, अथवा जम्बू द्वीप यह नाम अनादि से है, बस। नो क्वेश्चन। हाँ, इनका प्रश्न है इस वृक्ष की इतनी लंबी आयु है कि अनादि से, तो अनंत काल तक रहने वाली। बहुत बढ़िया। वो वृक्ष तो है पृथ्वी का एक, और उसकी आयु, वो उसमें जो जीव है आता है, आके मर भी जाता है और दूसरा जाता है, वो कंटिन्यू बना रहता है। जीव आता है और चला जाता है, वो जो शरीर वाली जो स्थिति है वो बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहती है। हाँ, फल फूल नहीं आते, इसलिए नहीं क्योंकि पृथ्वी का एक है ना वो। जैसे बंदर है तो ये पृथ्वी वाला है, तो ऐसे ही वो भी बना हुआ है, संरचना है, अनादि अनंत है। जीव उसमें आता है, चला जाता है, जन्म लेता है, मरण को प्राप्त होता है। लेकिन वृक्ष की जो रचना है सदा काल वैसी ही है। चलिए अब और आगे देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जम्बू वृक्ष जो कहा वो कहाँ है? वेयर इज जम्बू वृक्ष? वी वांट टू सी, वी वांट टू नो। या तो देखना चाहते हैं अथवा जानना चाहते हैं, तो दिखेगा तो नहीं, बस इतना हो सकता है कि जान सकते हैं, और जानने को ही देखना मान लो तो अलग बात है। हम तो आगम के आधार से जान सकते हैं कि कहाँ है, देख लेते हैं कहाँ है, ठीक है। आगे चल के तो दिखाएंगे, कोशिश करेंगे चित्र के द्वारा। आज अभी बिना चित्र के ही बस जानने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे जब चित्रों से दिखाएंगे तो फिर दिखाएंगे कि जम्बू वृक्ष ये है, यहाँ पे दिखाए वाला ये जम्बू वृक्ष इस जगह पर है, ठीक है, विदेश क्षेत्र में है जम्बू वृक्ष। अब कहाँ है वो अभी बस इतना बता रहे हैं, फिर दिखाएंगे बाद में। देखें जम्बू वृक्ष कहाँ है, देखें मेरू की उत्तर दिशा में। मेरू पर्वत नाम तो सबने सुना है, सुमेरु पर्वत, उसकी कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा माने उस साइड की ओर, ठीक है। अब होने को तो इधर पूर्व है, तो पूर्व के हिसाब से यदि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसी बने। अब सब जगह अलग अलग सिस्टम से आती है दिशाएं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सब जगह दिशाएं अलग अलग रहती हैं, एक जैसी सब जगह नहीं रहती। और इसके लिए बिल्कुल सबसे बढ़िया अच्छा फॉर्मूला है कि जहाँ भी हम रहते हों, जहाँ स्थित हों,
वहाँ बस इतना देखना है कि सूर्य कहाँ से उदित हो रहा है। यदि वहाँ से उदित होता है तो वो पूर्व ए पश्चिम हो गई, अपोजिट में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसी पहुँच जाएगी। यदि इधर से कहीं से सूर्य उग रहा है कहीं, तो फिर इस तरफ की पूर्व दिशा हो जाएगी, इस तरफ की पश्चिम हो जाएगी। सभी बदलता रहता है, विधानाचार्य ज़्यादा जानते हैं, प्रतिष्ठाचार्य उनसे समझ लेना, ठीक है। देखें आगे, मेरु की उत्तर दिशा में विदेश क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर कुरु नामक उत्कृष्ट भूभूमि। ये अभी तो शब्द आपके पहली बार कान में सुनने में आ रहे होंगे, बाद में और अच्छे परिचित हो जाएंगे। मेरु की उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा सबको पता है, मेरु क्या है ये अपन देखेंगे आगे। मेरु की उत्तर दिशा विदेश क्षेत्र भी देखेंगे क्या है। इसके अंतर्गत उत्तर कुरु भी देखेंगे। उत्तर कुरु नामक उत्कृष्ट भूभूमि, ये उत्तम भूभूमि है। इस पर 8 योजन लंबा सुदर्शन नाम का जम्बू वृक्ष है। उस जम्बू वृक्ष का नाम भी क्या है? सुदर्शन नाम का जम्बू वृक्ष है। माने वो जम्बू वृक्ष एक तरह से जाति है और उसका मूल स्पेशल पर्टिकुलर नाम है सुदर्शन, ठीक है। जैसे सुमेरु पर्वत का नाम भी सुदर्शन मेरु है, वो वृक्ष का नाम भी सुदर्शन जम्बू वृक्ष है, ठीक है। ये कितना ऊंचा है, लंबा कितना है? 8 योजन लंबा है, बहुत विशाल है। इसके कारण से इस द्वीप का नाम भी जम्बू द्वीप पड़ गया। एक पॉइंट। अब प्रश्न उठे चाहे नहीं उठे, फिर भी समाधान जरूर है कि जम्बू वृक्ष एक ही है कि और भी है। तो मूल में तो एक बड़ा वाला है, फिर इसके साथ में इसके और सहयोगी साथी जम्बू वृक्ष के परिवार वृक्ष कितने हैं वो भी बताए गए। ये राजवार्तिक के अनुसार कहा था। अब आगे अपन बढ़ते हैं। त्रिलोकसार ग्रंथ के अनुसार जम्बू वृक्ष के परिवार वृक्ष कितने हैं? त्रिलोकसार में ऐसा कहा है, देखो, जम्बू वृक्ष सहित 1,40,120 जम्बू वृक्ष हैं। इतने सारे हैं जम्बू वृक्ष वहाँ पूरे जम्बू द्वीप में, है ना। ये तो हो गया इनके परिवार वृक्ष। अब अपन बढ़ते हैं, जम्बू द्वीप का व्यास, सूची व्यास कितना है, फिर इसके बाद देखेंगे इसकी परिधि कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है। थोड़ा सा अपनी मैथ्स को रिमाइंड करें, थोड़ी कहीं कोने में पड़ी हो, भूले नहीं हो तो। ये सूची व्यास क्या होता है? हु कैन से द डेफिनेशन ऑफ सूची व्यास? इंग्लिश वाला तो कोई नहीं बता पाएगा, हिंदी वाले ही बता दो। व्यास कह रहे हैं, वो व्यास वो नहीं, वो जो कवि हुए हैं कौन कौन से, ठीक है। और ना वो वेद व्यास, और व्यास है ना, नहीं तो कोई प्यास सुन ले ना। क्या होता है व्यास? त्रिज्या का दोगुना, पक्का? तो ऐसा है, कई बार तो ये भी होती है कि अपनी अपनी भाषा में सब जानते हैं, हम अपनी एकदम सरल भाषा में ऐसा बता देते हैं कि अपनी अपनी महाराष्ट्र वाले मराठी में सेट कर लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में सेट कर लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में सेट कर लेना। मैं अपने जैन दर्शन की भाषा में बताता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं, एकदम सिंपल। मान लो यहाँ जम्बू द्वीप, अपन वो चित्र ला नहीं पाए, देखते हैं अगले में वो सचित्र दिखा देंगे, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। मैं यही बना देता हूँ, देखना। ये ऐसा एक गोला, ये तो क्या है? जम्बू द्वीप अपना, समझ गए? ये जम्बू द्वीप पूरा। और अब जम्बू द्वीप में क्या जानना है हमें? सूची व्यास। व्यास और सूची दो चीज़ें हैं, पूरा शब्द है सूची व्यास। अच्छा, सूची जानते हो?
क्या? मैं बता देता हूँ, अपनी भाषा में लगा लेना, ठीक है ना। ये पूरा जम्बूद्वीप तो दिख गया। अब यहाँ इस तरफ से लेके, एक कोने से लेके, इधर से लेके सीधा यहाँ जाना है दूसरे कोने तक। क्या बोलते हैं? डायमीटर, है ना इंग्लिश में। मराठी में डायमीटर ही बोलते हैं, व्यास ही बोलते हैं। ये देखो ये आ गया, तो पता नहीं जादू है अपने यहाँ। ये जम्बूद्वीप है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो पूरी दूरी है, यहाँ से यहाँ, इस तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ, अथवा यहाँ से लेके यहाँ भी ले सकते हैं, एक ही बात है। इसको कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सूची। क्या बोलते हैं? सूची, ठीक। और इसका यहाँ तक का जो सूची है, इसका जो पूरा विस्तार का जो अपन जो माप निकालेंगे, उसको जब विस्तार जो है उसका, यहाँ से यहाँ तक का विस्तार, उसको कहेंगे व्यास। दोनों एक साथ ही शब्द मिलते हैं, सूची व्यास। यहाँ से यहाँ तक अथवा यहाँ से यहाँ तक का पूरी जो दूरी है वो सूची व्यास कहलाती है। तो अब हमें देखना है ये जम्बूद्वीप की सूची व्यास कितना है। जम्बूद्वीप का सूची व्यास बता चुके हैं, कोई भी बता सकता है। इन्होंने कहा 1,40,000 योजन। और पता ऐसे ही होता है, एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते ना, आते हैं प्रश्न वही जो हमें पता होते हैं, बस थोड़ा सा घुमा देते हैं। और आपको ये सबको पता है, और देखा जाए तो घुमाया भी नहीं है, आप ही लोग घूम रहे हो। बता तो चुके जम्बूद्वीप का विस्तार कितना है, 1,00,000 योजन। ये 40 कहाँ पहुँच गए सुमेरु पर्वत में, ठीक है। देखो यहाँ देखते हैं जम्बूद्वीप का सूची व्यास। सूची का अर्थ होता है एक तट से दूसरे तट पर्यंत तक का माप। एक तट से दूसरे तट के पर्यंत तक का माप, तथा व्यास का अर्थ है विस्तार। आगमानुसार जम्बूद्वीप का सूची व्यास, ये दोनों एक साथ ही है शब्द। सूची व्यास 1,00,000 योजन प्रमाण है। ये तो हो गया सूची व्यास। अब हमें देखना है इसकी परिधि। परिधि क्या होती है, ये तो मेरे ख्याल से सबको पता है, ये अमित बता रहा सही है, ठीक है। उसको तो अभी मैथ्स ख्याल में है। और किसी को? इन्होंने कहा बीच का सेंटर रहता है। और कुछ? क्या चीज़? रेडियस। ये देखो इधर दिख रहा, ये क्या है? क्या बोले, चमका? ये जो घूम रहा ना, ये घूम गया, ये क्या है? सर्कल। ये क्या कहलाती है? तो ये सर्कल तो हो गई इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गोल। और परिधि क्या होती है? वही तो परिधि होती है, और क्या है? हाँ, सर्कल। अब देखते हैं अपन इसको थोड़ा समझ लें। परिधि दो प्रकार की होती है। एक बादर, बादर जिसको स्थूल भी कहते हैं, बादर परिधि तथा सूक्ष्म परिधि, दो प्रकार की परिधि होती है। अब इसमें अपन दोनों को देख लेते हैं। देखें इधर, बादर परिधि कितनी है जम्बूद्वीप की? बादर परिधि व्यास की तिगुनी होती है। व्यास की कितनी होती है? तिगुनी। व्यास कितना है? 1,00,000 योजन। तो परिधि कितनी हो जाएगी? 3,00,000 योजन की। आप देख लेना
जो व्यास है ना, व्यास ऐसा यहाँ से यहाँ तक का अपन ने देखा था, उसको ही अपन पूरा घुमा दे यदि तो कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, 3 लाख। हल्का फुल्का अंतर भी आता है सूक्ष्मता से, लेकिन जो परिधि है वो व्यास की कितनी होगी? 3 गुनी होगी। बना के देख लेना आप नक्शा, जितना व्यास आता है उससे पूरा जो उसका सर्कल बनाएंगे गोला, लगभग 3 गुना बैठेगा। तो बादर परिधि व्यास की 3 गुनी होती है। इस नियम के अनुसार जम्बूद्वीप की बादर परिधि 3 लाख योजन है। ये तो बादर परिधि हुई। सूक्ष्म परिधि ये थोड़ी सी ज़्यादा ही सूक्ष्म है, देखें कैसे। सूक्ष्म परिधि, ये व्यास लिखा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है, ये व्यास समझना। व्यास का वर्ग करके, व्यास का क्या करना है? वर्ग। व्यास कितना है अपने पास? 1 लाख योजन। उसका क्या करना है? वर्ग। जितना निकल आए, निकालना नहीं, परेशान हो जाओगे। वर्ग करके 10 से गुणित करना। जितना वर्ग किया, वर्ग के बाद उसमें किससे गुणा करना है? 10 से गुणा करना है। और जब 10 से गुणा किया, फिर प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल निकालना। प्राप्त गुणनफल का क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल तो जानते हैं ना सब। जैसे 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 का वर्गमूल कितना? 3 होता है भाई। ठीक है। अरे जो मूल संख्या थी वहीं पे मूल पे पहुंच गए। 8 का वर्ग कितना होता है? क्या बोले ऋषभ? क्या बोल रहा है? 2। चलो अच्छा है, मैथ्स से गायब हो रही है बहुत जल्दी जल्दी। 8 का वर्ग इन्होंने कहा, कितना कहा था? 2। 8 पे चलो 64। 64 का वर्गमूल 8। इतनी सी बात है। जो मूल है ना, वर्ग करके जो प्राप्त हुआ उसका मूल पे जाना है तो 8 आ जाता है। तो व्यास का वर्ग करके 10 से गुणा करना, फिर प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल निकालना, इससे जो प्राप्त हो वह सूक्ष्म परिधि का प्रमाण है। वो कितनी आएगी आप लोगों को निकालना हो, निकाल लेना, नहीं तो सीधा आंसर यहाँ है। देखें, जम्बूद्वीप की सूक्ष्म परिधि का प्रमाण 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष तथा साधिक 13.5 अंगुल है। ठीक है, इस सूक्ष्मता से ये उसकी परिधि। तिलोय प्रणति अध्याय 4 गाथा 35। ठीक है, 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष तथा साधिक 13.5 अंगुल। इतनी इसकी सूक्ष्म परिधि है। ठीक है, अभी अपन सिर्फ बेसिक जान रहे हैं इसमें। एक बार पूरा अपन को एक फंडामेंटल एक पता चल जाए, जम्बूद्वीप इस तरह का है, इतना बड़ा एरिया है, इतना है, इतना है। क्योंकि जनरली जब कक्षाएं इसकी चलती हैं तो ये चर्चा कुछ नहीं होती, सीधा जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र आ गया, उसमें 6 खंड बता दिए, उसमें थोड़ा इतनी चर्चा हो गई, 5 मिनट में से ख़त्म। लेकिन अपन थोड़ा सा जब डिटेल पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पूरा जाने, पूरा बेसिक क्लियर। और अब इसके अंदर फिर अपन एंट्री करेंगे धीरे धीरे कि कितने पर्वत होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं, कितनी नदियाँ होती हैं, कहाँ क्या व्यवस्था है, विदेश क्षेत्र कैसा है, ये सब अपन क्रम से जानेंगे। ये हो गई अपनी सूक्ष्म परिधि। अब इसके बाद इसमें एक विशेष पॉइंट है सूक्ष्म परिधि के अंदर, और देखें विशेष। जगती के अभ्यंतर भाग में जम्बूद्वीप की परिधि 3,16,152 योजन से कुछ कम है। ये तिलोय प्रणति अध्याय 4 गाथा 68 में कहा है। जगती के अभ्यंतर भाग में प्रश्न उठेगा, ये जगती क्या है? तो जगती भी अपन अभी जानेंगे। जगती के अभ्यंतर भाग में जम्बूद्वीप की परिधि इतनी है, 3,16,152 योजन से कुछ कम है।
जगती अभी जानेंगे, उसके पहले जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल और जान लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है देखें, जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल 7,90,56,94,150 योजन। ठीक है, 7,90,56,94,150 योजन है। इतलोय पंडिती में कहा है, अध्याय 4 गाथा 58। ये उसका हो गया क्षेत्रफल। इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं 7 अरब 90 करोड़ अथवा 790 करोड़, सीधा ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपन किस पर, जगती पर। ये जगती क्या है वो देख लेते हैं आगे। सुना है किसी ने नाम जगती? जगत तो सबने सुना है और उसके रूप भी सुने होंगे, जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती। ये भी सुने हैं कि नहीं पता नहीं, अभी सुन लिए हो चाहे, है ना। बाकी अपने शब्द रूप संस्कृत में है जगत के। चलिए अब यहाँ देखते हैं, जगती का अर्थ है घेरा, माने बाउंड्री। जो अपना जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के सब तरफ से, सभी दिशाओं से एक बाउंड्री बनी हुई है। जैसे अपने नहीं ध्रुवधाम है, तो ध्रुवधाम में सब तरफ से दीवारें उठी हैं, इधर से उधर तक, उधर से उधर तक, सब तरफ से ये जो पूरी बाउंड्री है, पूरा घेरा, इसको कहते हैं जगती। तो ऐसे जम्बूद्वीप के भी सब तरफ से, सर्कल में सब तरफ से एक बाउंड्री बनी हुई है, जिसको कहते हैं जगती। ठीक है प्रफुल्ल, क्या बोले? किसकी बाउंड्री? ध्रुवधाम है ना, क्या? अच्छा उदाहरण दिया। सिद्धांत क्या है? फिर डायलॉग मारूं? कौन सा? इधर भी देखते रहो, उसके साथ भी खेलते रहो, इधर भी देखते रहो। ठीक है, चलो समझ में आ गया सबको? चलिए देखें इधर, जम्बूद्वीप के चारों ओर आधा योजन मोटा तथा 8 योजन ऊंचा गोलाकार एक परकोटा बना हुआ है। कितना मोटा है? आधा योजन तो मोटा है, तथा 8 योजन ऊंचा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। कितना? 8 योजन ऊंचा गोलाकार एक परकोटा बना हुआ है, परकोटा, जिसे जगती कहते हैं। अब इसके बाद अपन को देखना है ये जगती का विस्तार कितना है। देखें आगे, ये सब ढूंढने में मुझे 2 दिन लग गए। अब आप लोगों को पता नहीं कितनी महिमा आती नहीं आती। मुझे तो कल मैंने कम से कम 15 ग्रंथ खोले होंगे, 15-20 बल्कि। ये सारे विषय को ढूंढने के लिए मिल नहीं रहा था, तो पूरे इतने सारे 20 ग्रंथ लगभग खोल के अंदर से बाहर से निकाले, पूरे पेज पलटे, सारे जितने मूल ग्रंथ हैं, और नहीं मिले। सो कल फिर 3-4-5 घंटे परेशान होके फिर हमने सब रख दिए, फिर दूसरे काम करने लग गए। फिर आज फिर शुरू कर दिया वही, इतने सारे ग्रंथ निकाल के, और फिर ढूंढा ये विषय कि ज़रूरी है थोड़ा सा ख्याल में आए। तो उसके लिए फिर कि ये वाली बात पूरी स्पष्ट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए सारा विषय फिर निकला। बहुत है विषय, सूक्ष्मता से मेहनत करना पड़ती है। तो अपन के पास ये विषय उपलब्ध है, अच्छे से अपन तैयार रखें। जगती का विस्तार नीचे मूल में 12 योजन, मध्य में 8 योजन तथा शिखर पर 4 योजन है, माने ऊपर एकदम टॉप पर। नीचे मूल में 12 योजन है, मध्य में 8 योजन तथा ऊपर है 4 योजन। इसकी नींव वज्रमय तथा बहुत प्रकार के रत्नों से बनी हुई है। जो नींव है अपने जैसे मकान वगैरह की होती ना, तो नींव में जितना ज़्यादा कठोरता हो उतना मकान की आधारशिला अच्छी होती है, मकान मजबूत रहता है। तो नीचे नींव अच्छी होना चाहिए, दमदार।
तो यहाँ की जो नींव कैसी है, वज्रमय है, हिलने वाली नहीं है, डिस्टर्ब होने वाली नहीं है, और बहुत प्रकार के रत्नों से बनी है। रत्न तो वैसे ही टूटना मुश्किल है, वज्र तो टूट ही नहीं सकता, क्योंकि वज्र से ही सबको तोड़ते हैं, और वो तो अटूट है, अखंड है, अमिट है, ऐसा है। और थोड़ा सा इसके बारे में विशेष जानते हैं 2-3 बिंदुओं के द्वारा। विशेष, पहला पॉइंट, जम्बूद्वीप के इस गोलाकार परकोटे में, जम्बूद्वीप के इस गोलाकार परकोटे में पूर्व पश्चिम दिशा में दोनों ओर 7-7 गुफाएं बनी हुई हैं। ये समझ लो एंट्री है आगे के विषय की। जब आगे नदियों की चर्चा होगी ना, तो ये विषय समझना पड़ेगा वापस कि वो नदियाँ कहाँ कहाँ से कैसी कैसी निकलती हैं। तो पूर्व पश्चिम दिशा में दोनों ओर 7-7 गुफाएं बनी हुई हैं, जिनमें से होकर जम्बूद्वीप में बहने वाली 14 महानदियाँ लवण समुद्र में जाकर मिलती हैं। बाद में जब अपन सचित्र देखेंगे तो वहाँ पर ये दिखाएंगे कि पूर्व पश्चिम दिशा में दोनों ओर 7-7 गुफाएं कौन कौन सी बनी हैं। वो गुफाएं देखेंगे जिनमें से होकर जम्बूद्वीप में बहने वाली 14 महानदियाँ, ये कैसे कैसे निकलती, कहाँ कहाँ से। ठीक है, तो ये अपन को अभी बस इतना जाने कि ये गुफाएं हैं वहाँ, और उन गुफाओं में से नदियाँ निकलती हैं। तो वे गुफाएं भी देखेंगे और नदियाँ किस तरह से निकल रही हैं वे भी देखेंगे। लेकिन अभी हमें इतना ख्याल में रहना चाहिए कि इस तरह की गुफाएं होती हैं और वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ठीक, और ये लवण समुद्र में जाकर मिलती हैं। पॉइंट नंबर 2, इस जगती पर चारों ओर जम्बूद्वीप के प्रसिद्ध 4 गोपुर द्वार हैं। जगती पर चारों ओर क्या है, जम्बूद्वीप के प्रसिद्ध 4 गोपुर द्वार। ये द्वार भी हम देखेंगे उस समय कहाँ कहाँ बने हैं, पूरे गेट, दरवाजे, और उनके सबके नाम भी हैं। उसकी पूर्व दिशा में विजय द्वार है, दक्षिण दिशा में वैजयंत द्वार, पश्चिम दिशा में जयंत द्वार तथा उत्तर दिशा में अपराजित द्वार है। इन चारों द्वारों की ऊंचाई 8 योजन तथा चौड़ाई 4 योजन जानना चाहिए। माने एक एक प्रत्येक जो द्वार है वो 8 योजन ऊंचा है और उसकी चौड़ाई हर एक की 4 योजन है। माने जो गेट है इतना बड़ा है कि 8 योजन ऊंचा और 4 योजन की चौड़ाई। कैसे खुलता, कैसे लगता, क्या सोचे अपन। 4 योजन की चौड़ाई, जैसे अपना ये गेट है तो ये चौड़ाई इसकी कितनी है, कितने फीट हो गए, 4.5-5 फीट होगा। चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, 5 फीट मान लो अंदाजा। और उसकी चौड़ाई कितनी है, कितनी, 4 योजन। 4 योजन मतलब, 4 योजन मतलब बहुत है ना, कौन टेंशन ले। मैंने अपन किलोमीटर में नापे तो कितना, 24,000 किलोमीटर प्रमाण योजन में निकाला पक्का। चलो 2000 कोस का तो 1 योजन, 2000 की में 4 का गुणा कर दो तो 2000 चौके 8000, 8000 कोस और 8 × 24,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का जो गेट की चौड़ाई इतनी है, 24,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की, और ऊंचाई उससे डबल 48,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, इतना ऊंचा है। प्रश्न है, बोलिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न इनका। ये द्वार किस लिए बनाए, कौन आता जाता है, कोई ना कोई तो है, जो है अपन देखेंगे आगे। ठीक है, इसमें से कौन आता है कौन जाता है, इसकी चर्चा जहाँ आवश्यकता होगी अपन करेंगे। ठीक है, अब ये जो इतने बड़े बड़े द्वार है ना, इन पर भी क्या है, इन द्वार के ऊपर, वो भी जरा अपन देख लेते हैं। 3rd पॉइंट, ये गोपुर द्वार रत्नमय है तथा इन पर अष्ट प्रातिहारियों से युक्त अरहंत प्रतिमाएं हैं। यहाँ तक हमें पहुँचना था मैंने, वो यहाँ प्रतिमा के वहाँ पर भी दर्शन हैं, वहाँ पर भी दर्शन है। तो ये सारा वर्णन बस उसके लिए नहीं किया, मूल तो ये जो प्रतिमाएं जहाँ जो विराजमान हैं
उसके लिए इतना इतना ये गोपुर द्वार है, फिर गोपुर द्वार भी इतने बड़े बड़े हैं और उन पर अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त अरहंत भगवान की प्रतिमाएं हैं। वे द्वार अति विशाल हैं जिन पर देवों के नगर भी बने हैं। दरवाजे ही इतने बड़े बड़े, जैसे इन दरवाजों में कभी कभी दीमक नहीं लग जाते छोटे छोटे, अथवा कोई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपने वो जगह बना लेते हैं, बिल बना लेते हैं, वहाँ बना नहीं लेते, वहाँ गेट दरवाजे इतने बड़े बड़े बता दिए, 24-24 हज़ार किलोमीटर के और 48-48 हज़ार किलोमीटर ऊंचे इतने। तो उसमें देवों के नगर भी बने हैं, वे देव भी रहते हैं, आते जाते घूमते रहते हैं सब जगह। इस तरह की वहाँ की व्यवस्था है। बस अंतिम नोट कुछ नहीं है, तो सब अभी हमने जम्बूद्वीप का सामान्य परिचय प्राप्त किया। इसमें भी उसके नाम की सार्थकता, सूची व्यास, क्षेत्रफल, परिधि, जगती, बाउंड्री, रूप विवेचन, स्थूलता से जाना। अब आगे उसके अंदर क्या क्या है उसका परिचय विस्तार से जानेंगे। ठीक है, अभी तो इतना एकदम सामान्य बेसिक जम्बूद्वीप का ये इंट्रोडक्शन हुआ। ये जम्बूद्वीप वही जम्बूद्वीप है जिसकी चर्चा अपन शास्त्रों में करते रहते हैं। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आरी खंडे, वहाँ तो एक ही शब्द लिखा है जम्बूद्वीपे, लेकिन वो जम्बूद्वीपे उतना शब्द अपन सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जानेंगे वो जम्बूद्वीपे मतलब कितना बड़ा जम्बूद्वीप है। फिर उसमें जम्बूद्वीपे, फिर भरत क्षेत्रे, फिर उसके बाद आरी खंडे, फिर जो भी है नाम राजस्थान प्रांते और कोई भी अपना अपना प्रांते, और कौन कौन से नगरे। तो ये इसके पहले जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्र आरी खंडे, ये जो अपन बोलते हैं तो उसका सही भावभाषण इसके माध्यम से अपन को और क्रम से होता रहेगा। अपन इस सब के लिए मानसिक रूप से तैयार बने रहें। इसी भावना से यहीं विराम देते हैं।